हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग कूलाम्स के नियम के बारे में अध्ययन करेंगे। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। स्टूडेंट्स, एक फ्रांसीसी वैज्ञानिक लगभग 1785 ईस्वी में, जिनका नाम था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलाम, इन्होंने दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले विद्युत बल्ब के संबंध में एक नियम दिया, जिसको हम कूलाम का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि दो आवेशों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल लगता है, जिसको हम विद्युत बल कहते थे। ये बल कितना लगता है, इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिसको हम उन्हीं के नाम पर कूलाम का नियम कहते हैं। स्टूडेंट्स, ये नियम क्या है? देखें, ये नियम कहता है कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल इन आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण, इसको हम विद्युत बल भी कहते हैं। ये कह सकते हैं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल आवेशों के परिमाणों, उनके मैग्नीट्यूड्स के गुणनफल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चूंकि स्टूडेंट्स, ये बल जो है आप जानते हैं सदिश राशि है, तो जो विद्युत बल की दिशा होती है, यह दिशा दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश इस बल की दिशा होती है। स्टूडेंट, इसको हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? कूलाम के नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, आकर्षण जब विजातीय आवेश होगा तो आकर्षण बल लगेगा, और जब सजातीय आवेश होगा तो प्रतिकर्षण लगेगा। इसको विद्युत बल भी कहते हैं, इसको विद्युत बल भी लिख सकते हैं। आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को हम विद्युत बल भी कहते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल आवेशों के गुणनफल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, उनके मैग्नीट्यूड लेंगे हम, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी की तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के व्युत्क्रमानुपाती होता है।
जिसकी दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की अनुदिश होती है। रेखा के अनुदिश यानी उसी दिशा में रेखा के अनुदिश होती है। स्टूडेंट्स, कूलाम का नियम क्या है? दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल, जिसको विद्युत बल भी कहते हैं, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जिसकी दिशा आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। स्टूडेंट्स, सपोज करें कि हमारे पास दो बिंदु आवेश हैं। एक आवेश है आपका Q1 और दूसरा आवेश है Q2। एक आवेश है Q1 और दूसरा आवेश है Q2। इनके बीच की दूरी R है। दो बिंदु आवेश हैं, इनके बीच की दूरी जो है R है और आवेश इस पर कितना है? एक पर प्लस Q है, एक पर Q1 है, दूसरे पर Q2 है। स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज है कि ये बिंदु आवेश, बल्कि इसको कहते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। दोनों आवेश स्थिर हो और बिंदु आवेश हो। बिंदु आवेश का मतलब है कि आवेश का जो आवेश जिस पर बॉडी पर है वो बहुत छोटा हो। वास्तव में बिंदु आवेश हम उसको कहते हैं जिसमें वस्तु का आकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो। बिंदु आवेश का जो हमारा तात्पर्य है वह यह है कि आवेशित वस्तु का आकार दोनों आवेशों के बीच की दूरी की तुलना में बहुत कम है। ऐसे आवेश को हम बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे एक धातु का गोला है, ये आवेशित है, और एक उससे कुछ दूरी पर धातु का गोला दूसरा वो भी आवेशित है। तो इन दोनों गोलों के बीच की जो दूरी होगी इस गोले के आकार की अपेक्षा बहुत नगण्य है। तो ऐसे आवेश को हम कहेंगे बिंदु आवेश। स्टूडेंट, हम लिखेंगे माना दो आवेश Q1 तथा Q2 R दूरी पर है। हम लिख सकते हैं माना, स्टूडेंट इसको पहले नोट कर लें, आप इसको नोट कर लें, पास करके नोट करिएगा नियम। आगे हम लिखते हैं माना दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी, मान लीजिए हमारे पास दो बिंदु आवेश Q1 और Q2 है। इनके बीच की दूरी कितनी है? R है। लिखेंगे माना दो बिंदु आवेश दो बिंदु आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच की दूरी R है। कूलाम के नियम के अनुसार क्या होगा? कूलाम के नियमानुसार क्या होगा? इनके बीच लगने वाला विद्युत बल F यह प्रोपोर्शनल होगा आवेशों के गुणनफल, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल है, आवेशों के गुणनफल यानी Q1 तथा Q2 के अनुक्रमानुपाती होगा। यानी यह प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2। इसको करते हैं हम समीकरण नंबर 1। और दूसरा क्या होगा? दूसरा क्या कहता है? यह प्रोपोर्शनल होगा 1/r², यानी उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात यह प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। इसको करते हैं हम समीकरण नंबर 2। स्टूडेंट्स, समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिलता है। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1
और 2 से। समीकरण 1 और 2 को साथ में कर दें तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या यही आपका हो जाएगा। हम लिख सकते हैं आगे क्या, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जहाँ के एक नियतांक है, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं, जिसे इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। के बराबर स्टूडेंट्स होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। के बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, जहां इप्सिलॉन नॉट जो होता है, इप्सिलॉन नॉट होता है निर्वात की विद्युतशीलता। ये होता है आपका क्या, निर्वात की विद्युतशीलता, जिसे हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका मान होता है, इप्सिलॉन 0 का मान जो होता है, ये होता है 8.8 इप्सिलॉन 0 का मान होता है 8.85 गुणे 10 घाते ऋण 12, 8.85 गुणे 10 घाते ऋण 12 कूलाम स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें इसको। अर्थात हम अब क्या कहेंगे कि के का मान हम यहाँ पर रख दें तो क्या हमारे पास मिल जाएगा, के का मान रख दें हम तो क्या मिल जाएगा आपको, अगर हम यहाँ पर के का मान रख दें या इसका मान रख दें तो हमको क्या मिलेगा, यह बराबर हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई इप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, ये आपका कूलाम का नियम है। ये कब लागू होता है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच जो बल निकालना होता है, तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं। स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि हम इसका मान रख दें, के की वैल्यू अगर हम लिखें के बराबर होता 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। इसका अगर इप्सिलॉन नॉट का मान हम रखते हैं तो ये आता है 9 गुणे 10 घाते 9, 9 गुणे 10 घाते 9, यह आएगा आपका 9 गुणे 10 घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम स्क्वायर। यानी इसका मान हम रख सकते हैं यहाँ, यह बराबर होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, या इसकी जगह हम मान रख दें न्यूमेरिकल वैल्यू, यह बराबर होगा 9 गुणे 10 घाती 9 Q1 Q2 बटी आर स्क्वायर, यह बराबर होगा 9 गुणे 10 घाते 9 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इतना न्यूटन होगा, इतना न्यूटन होगा। स्टूडेंट्स, इसको नोट कर लें, इधर का आप नोट कर चुके होंगे, इधर का नोट कर चुके हैं, पास करके नोट करिएगा। स्टूडेंट्स, यहाँ एक चीज आप ध्यान दें कि ये आवेश जब निर्वात में रखे गए हैं, ये आवेश कहाँ रखे गए हैं, निर्वात में रखेंगे या वायु में रखे गए हैं। जब आवेश किसी ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसका प्रावैद्युतांक के हो, आगे लिखेंगे, जब आवेश ऐसे माध्यम में रखे जाएं
में रखे जाएं, जिसका परावैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका परावैद्युतांक K हो, तो माध्यम में, तो उस माध्यम में दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसको हम एफएम से लिख दें, एम फॉर मीडियम, एम फॉर मीडियम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इंटू Q1 Q2 बटी R स्क्वायर। एफएम बराबर होगा 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर इप्सिलॉन नॉट K को हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन नॉट K को हम लिख सकते हैं इप्सिलॉन, जिसको हम कहेंगे इप्सिलॉन, जहाँ इप्सिलॉन जो है इसको हम इप्सिलॉन m कर दें माध्यम का, जहाँ लिख लेंगे, जहाँ इप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, माध्यम की विद्युतशीलता है, जहाँ इप्सिलॉन m माध्यम की विद्युतशीलता है। मीनिंग दैट स्टूडेंट्स के बराबर हो जाएगा आपका, के बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन m बाई इप्सिलॉन नॉट, के बराबर हो जाएगा इप्सिलॉन m बाई इप्सिलॉन नॉट। यानी ये क्या होगा, ये होगा माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात अथवा वायु की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का, किसी पदार्थ का या माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, परावैद्युत पदार्थ क्या होता है, इसको नोट कर लें, पहले इसको नोट करें। परावैद्युत पदार्थ क्या होता है पहले ध्यान दें। पहले तो परावैद्युतांक की परिभाषा हम लिखें। अगर पूछा जाए कि परावैद्युतांक क्या होता है तो क्या लिखेंगे, परावैद्युतांक, पहले हेडिंग दे लें हम, परावैद्युतांक या परावैद्युत पदार्थ, परावैद्युत पदार्थ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। परावैद्युत पदार्थ स्टूडेंट्स क्या होता है, परावैद्युत पदार्थ का हमारा तात्पर्य होता है ऐसे पदार्थ जिसके परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा होता है। आप जानते हैं कि ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन नाभिक से दृढ़ता पूर्वक बंधा होता वह इंसुलेटर होता है। अर्थात परावैद्युतांक पदार्थ जो है वास्तव में यह इंसुलेटर ही होते हैं, लेकिन जब इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके पृष्ठों पर आवेश प्रेरित हो जाता है। इसके पृष्ठों पर क्या होता है, आवेश प्रेरित हो जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि परावैद्युत पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जो वास्तव में तो इंसुलेटर होते हैं, कुचालक होते हैं, किंतु जब इन्हें किसी बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इसके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। इसको हम स्टूडेंट लिख लेंगे, परावैद्युत पदार्थ वे जो वास्तव में कुचालक होते हैं, किंतु जब इन्हें बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो
बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। इनके पृष्ठ पर आवेश प्रेरित हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारा प्रश्न है कि प्रावैद्युतांक क्या होता है, यानी किसी पदार्थ का प्रावैद्युतांक क्या होता है। तो क्या हम कहेंगे, किसी पदार्थ का या किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक उस माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को हम माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। इसको हम आपेक्षिक विद्युतशीलता भी कहते हैं, इसको हम रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। यानी हम इसको लिख लेंगे, हम लिखेंगे किसी पदार्थ का या किसी माध्यम का प्रावैद्युतांक, ये क्या होता है, इस तरह से कौन से होते पदार्थ, जैसे इसमें लिख सकते हैं, जैसे पानी, मोम, कागज इत्यादि। क्या होता है, इसकी परिभाषा कैसे देंगे, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात या वायु की भी हो सकता है, यहाँ वायु भी लिख सकते हैं, आप वायु भी लिख सकते हैं। किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का प्रावैद्युतांक कहते हैं। माध्यम का परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक की कहते हैं। इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। इसे सापेक्ष विद्युतशीलता भी कहते हैं। मीनिंग दैट ये बराबर आपका हो जाएगा इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट, इप्सिलॉन एम बाई इप्सिलॉन नॉट। के का मान जो है निर्वात के लिए 1 होता है, ये निर्वात के लिए हम लिखेंगे, निर्वात या वायु के लिए के बराबर 1 होता है, और धातु के लिए, मेटल्स के लिए जो कंडक्टर होते हैं, धातु के लिए के का मान इनफाइनाइट होता है, के का मान जो है इनफाइनाइट होगा। और अन्य माध्यम के लिए के इज ग्रेटर देन 1। जैसे वाटर के लिए के का मान जो होता है, अगर हम देखें तो वाटर के लिए, पानी के लिए के का मान जो होता है 80 होता है, वाटर के लिए के का मान जो होता है 80 होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। अब परावैद्युतांक की एक परिभाषा मैं और आपको बताऊं, जैसे इसको पास करके नोट करिएगा, जैसे निर्वात में जब 2 आवेश स्थित होते हैं तो उनके बीच लगने वाला
जो विद्युत बल होता है वह होता है एफ नॉट। हम एफ नॉट करते हैं कब, किसको, जब यह निर्वात में दो आवेश Q1 और Q1 और Q2 दोनों आवेश निर्वात में है, इनके बीच की दूरी r है। ऐसी दशा में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। अगर यह जो है किसी माध्यम में रख दिया जाए, ये दोनों आवेश को एक ऐसे माध्यम में रख दिया जाता है जिसका परावैद्युतांक k है, तो F मीडियम के लिए लिखेंगे। उस माध्यम में रखने पर जो विद्युत बल मिलता है उसको हम Fm लिख रहे हैं। ये बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। इसको समीकरण नंबर 1 कर दें, इसको समीकरण नंबर 2 कर दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे, देखिए क्या मिलता है हमको। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें। समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे दें, यानी अगर हमें निकालने क्या एफ एम बाई एफ नॉट, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, और उतनी ही दूरी पर रखा गया ये भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ये हो जाएगा Q1 Q2 बाई r स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये फैक्टर कट जाएगा, ये कट जाएगा, एप्सिलॉन एप्सिलॉन कट जाएगा, ये के ऊपर चला जाएगा, मीनिंग दैट यह F बराबर हो जाएगा आपका, ये आपका यहाँ पर F ऊपर 1 में किए हैं, ये होगा F0 और F नॉट और Fm। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा के बराबर हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे F नॉट बाई Fm। ये हम समीकरण 1 में समीकरण 2 से डिवाइड किए थे, इसलिए हम यहाँ पर गलत लिख दिए थे, तो ध्यान दीजिएगा इसको, F नॉट बाई Fm। तो ये इतना आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r स्क्वायर, ये आया था इतना, ये के ऊपर चला जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा कि F नॉट बाई Fm बराबर हो जाएगा आपका कि। इसे परिभाषा क्या दे सकते हैं, किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा उतनी ही दूरी पर माध्यम में स्थित उस माध्यम में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के अनुपात के बराबर होता है। इसको लिख लेंगे, किसी माध्यम का परावैद्युतांक F नॉट बाई Fm लिखेंगे, किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात में स्थित, निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के बीच निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल तथा लगने वाला विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले बल
लगने वाले बल के अनुपात किसी माध्यम का परावैद्युतांक निर्वात या वायु में स्थित दो आवेशों के बीच लगने वाला बल विद्युत बल तथा उन्हीं आवेशों को उतनी ही दूरी पर माध्यम में रखने पर उनके बीच लगने वाले विद्युत बल के अनुपात के बराबर होता है। के अनुपात के बराबर होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला देखते हैं कि कूलाम के नियम की लिमिटेशंस क्या है, कूलाम के नियम की सीमाएं क्या है। लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम लॉ, या कूलाम का नियम कहाँ पर लागू होता है और कहाँ पर लागू नहीं होता है। आगे देंगे, लिखेंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। अगले हेडिंग देंगे लिमिटेशंस ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम के नियम की सीमाएं आप लिख लीजिएगा, कूलाम के नियम की सीमाएं। स्टूडेंट्स कूलाम का नियम जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। कूलाम का नियम दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है, यानी हम लिख लेंगे यहाँ दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच। बिंदु आवेश क्या है? ऐसे आवेश, अभी मैं पहले ही शुरू में आप इस पर चर्चा किया था कि बिंदु आवेश का मतलब होता है कि ऐसे आवेश से हमारा तात्पर्य है जिसका जो आकार हो वह उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी की अपेक्षा बहुत कम हो। यह जो है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लागू होता है। दूसरा क्या होता है इसका? स्टूडेंट्स कूलाम का नियम 10⁻15 मीटर की दूरी से अधिक दूरी के लिए लागू होता है। यानी जो इसकी परास है 10⁻15 मीटर से अनंत तक, 10⁻15 मीटर से अनंत तक की दूरी पर लागू होता है। और तीसरा क्या है? तीसरा 10⁻15 मीटर की दूरी से कम दूरी पर लागू नहीं होता है। लागू नहीं होता है। 10⁻15 मीटर से की कम दूरी से 10⁻15 मीटर की दूरी से कम दूरी पर यह लागू नहीं होता है। इस दूरी से जब कम दूरी होती है, जैसे नाभिक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो होते हैं, ये दोनों कण जो है एक नाभिकीय बल द्वारा बंधे होते हैं, वहां पर कूलाम का नियम लागू नहीं होता है। उनके बीच एक बहुत ही शक्तिशाली या एक स्ट्रांग फोर्स काम कर रहा है, जिसको हम न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वहां पर सभी बल जो है बल बंद कम हो जाते हैं, यानी प्रभावी नहीं रहते हैं, केवल नाभिकीय बल ही वहां प्रभावी होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, इसको नोट कर लिया। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम, कूलाम के नियम तथा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण के नियम में क्या अंतर है, या कूलाम बल विद्युत बल, कूलाम का विद्युत बल
विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल विद्युत बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल, इसमें क्या समानताएं होती हैं और क्या असमानताएं होती हैं। जैसे कूलाम के नियम के लिए हमने लिखा था यह बराबर होता 1/4 पाई की Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, और दूसरा हमने लिखा था वो होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स है G बराबर होता है, अगर हम इसको ग्रेविटेशनल के लिखें कैपिटल G m1 m2 बटे R स्क्वायर, m1 m2 बटे R स्क्वायर। स्टूडेंट्स इन दोनों में समानताएं क्या है, देखिए ध्यान दीजिए इन दोनों में क्या समानताएं हैं। दोनों ही बल इस प्रकृति में होते हैं और दोनों में समानता ये होती है कि दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर काम करते हैं, दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ पर काम करते हैं, यानी दोनों वर्ग का व्युत्क्रम नियम पर आधारित है। दोनों में दोनों पार्टिकल्स के बीच की जो दूरी होती है उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती इस पर डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स दोनों ही सेंट्रल फोर्स होते हैं, केंद्रीय बल हैं, इनकी टेंडेंसी एक केंद्र की तरफ होती है और साथ ही साथ ये कंजर्वेटिव होते हैं, दोनों संरक्षी बल हैं, ये दोनों कंजर्वेटिव हैं। यानी इसमें अगर समानताएं हम लिखेंगे तो दो समानताएं लिख सकते हैं। दो समानताएं लिख सकते हैं। नंबर ए, दोनों बल संरक्षी तथा केंद्रीय, दोनों बल संरक्षी तथा केंद्रीय हैं, यानी केंद्रीय प्रकृति के हैं, कंजर्वेटिव हैं, सेंट्रल नेचर है। और दूसरा हम लिखेंगे दोनों बल इनवर्स स्क्वायर लॉ, दोनों बल इनवर्स स्क्वायर लॉ, वर्ग व्युत्क्रम का नियम, इसको कहेंगे वर्ग व्युत्क्रम के नियम, वर्ग व्युत्क्रम के नियम का पालन करते हैं। दोनों बल संरक्षी तथा केंद्रीय हैं और दोनों बल इनवर्स स्क्वायर लॉ के नियम का पालन करते हैं। अंतर इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसमें असमानताएं या अंतर क्या है, असमानताएं क्या है इसमें। पहला तो यह है गुरुत्वाकर्षण बल आवेश पर निर्भर नहीं करता है, जबकि यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है, आवेश पर निर्भर करता है। यानी हम लिखेंगे कि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, जबकि विद्युत बल आवेश पर, जबकि विद्युत बल आवेश पर निर्भर करता है। दूसरा क्या है, विद्युत बल या गुरुत्वाकर्षण बल
गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण प्रकृति का होता है, केवल आकर्षण प्रकृति का होता है। जबकि विद्युत बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का होता है। स्टूडेंट्स, इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए, आप एक और लिख सकते हैं कि जो विद्युत बल होता है माध्यम पर डिपेंड करता है। जैसे यहाँ माध्यम परावैद्युतांक K है, तो क्या होगा, ये विद्युत बल माध्यम पर डिपेंड करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर डिपेंड नहीं करता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लें। तो इस पर कुछ न्यूमेरिकल हम देखते हैं, नोट कर लें। चलिए इसको नोट कर मिटा दें इसको। चलिए अगला एक कुछ न्यूमेरिकल इस पर देखते हैं, कूलाम के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों Q1 बराबर है 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा Q2 बराबर है 3 × 10⁻⁷ कूलाम। वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो आवेशों Q1 तथा Q2 के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बीच लगने वाले विद्युत बल, विद्युत बल की गणना कीजिए। विद्युत बल की गणना कीजिए। यदि आवेशों को जल में रख दिया जाए तो, यदि आवेशों को जल में रख दिया जाए तो उनके बीच के बल की गणना कीजिए। उनके बीच के बल की गणना कीजिए। उनके बीच के बल की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है, प्रश्न ये कह रहा है कि वायु में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, पहले तो सारे आंकड़े लिख लें हम। यह है आपका R बराबर है 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं 0.30 मीटर। Q1 का मान दिया है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और Q2 का मान दिया है 3 × 10⁻⁷ कूलाम।
स्टूडेंट्स इसके बीच विद्युत बल है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो यह बराबर क्या होता है, यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होता है। ये वैल्यू रख दें हम इसमें। यह बराबर हो जाएगा क्या, 1/4πε0 का मतलब होता है 9 × 10⁻9। Q1 का मतलब है 2 × 10⁻7। Q2 का मतलब है 3 × 10⁻7 बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब है 0.3 का स्क्वायर कर दें, 0.3 का स्क्वायर कर दें। मीनिंग दैट ये क्या हो जाएगा आपका 9 × 10⁻9 गुणे 2/3 6 × 10⁻14 बटी ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक 9, 0.09 हो जाएगा। अगर इसको लाइट डेसिमल में बदलें तो ये हो जाएगा आपका कितना 900 कर दें इसको बटे 9 हो गया गुणे 6 × 10⁻14। 14 में से 9 घटाएंगे तो आपका होगा 9 5 14 -5 कर दें हम इसको, और 9 1 कम 9 ये हो गया 100 आपका 100 × 6 × 10⁻5 यानी ये हो जाएगा आपका 6 × 10⁻3 न्यूटन, सॉरी हाँ ऋण 3 न्यूटन। ये बल कितना हो जाएगा 6 × 10⁻3 न्यूटन। नोट कर लें इसको, नोट कर लिया, इधर का तो नोट कर लिए होंगे। अब स्टूडेंट इसके बाद पूछ रहा है कि यदि इन्हीं आवेशों को हम जल में रख दें, जब हम जल में रखते हैं तो बल क्या लिखेंगे, माध्यम का बल होगा, माध्यम में लगने वाला बल लिखेंगे। जब जल में रखा जाता है तो Fw बराबर क्या होगा 1/4πε0 kW हो जाएगा। जल का प्रवैद्युतांक हो जाएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स इतनी चीज को देखो, हमने इतनी चीज को निकाला अभी वैल्यू, इतनी चीज की वैल्यू हमने निकाला है, ये आपका F था, इतनी चीज जो था वो F था, यानी ये हो जाएगा Fw इज इक्वल टू F बटे KW। मीनिंग दैट ये हो जाएगा Fw बराबर हो जाएगा 6, अभी निकाला हमने 6 × 10⁻3 बटे 80 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे, अगर चाहे तो लिख लें 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 2 से काट दें, ये 40, 10 ऊपर हो जाएगा तो जाएगा × 10⁻4 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 4 0.7 4 7 28 4 25 20 × 10⁻4 या ये हो जाएगा 7.5 × 10⁻5 न्यूटन, 7.5 × 10⁻5 न्यूटन। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, लिख लिया। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 आवेशित गोले जिन पर आवेश की मात्रा समान है। क्वेश्चन लिख लेंगे, पहले लिखेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 2, 2 आवेशित गोले जिन पर समान आवेश Q है, जिन पर समान आवेश Q है, यदि इनके बीच की दूरी Q है तथा इनके बीच की दूरी R है, यदि इन्हें स्पर्श कराकर
यदि इन्हें स्पर्श कराकर r/2 दूरी पर रखा जाए तो बल की गणना कीजिए। तो बल की गणना कीजिए। स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि दो आवेशित गोले हैं जिस पर समान मात्रा में आवेश है। ये मान लो एक आवेशित गोला ये है, एक आवेशित गोला ये है। इस पर आवेश की मात्रा Q है, इस पर आवेश की मात्रा Q है, और इनके बीच की जो दूरी दिया है, ये इनके बीच की दूरी R दिया है। तो माना अगर इसके बीच में लगने वाला बल F1 है, तो F1 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स कह रहा है कि इनको आपस में संपर्क कराया जाता है, आपस में इनको संपर्क कराया जाता है। संपर्क कराने के बाद पुनः इनको दूर दूर कर दिया जाता है। अब इनको दूर दूर कर दिया जाए, साथ ही कहता है कि इसके बीच की दूरी अब r/2 पर रख दिया जाता है, r/2 पर रख दिया जाता है। तो स्टूडेंट, इस पर कितना आवेश होगा? इस पर कितना आवेश होगा? जितना इस पर होगा उतना ही इस पर होगा। तो स्पर्श कराने के बाद जो आवेश होगा कितना होगा? आप जानते हैं कि स्पर्श कराने के बाद जो प्रत्येक का आवेश होगा वह हो जाएगा आपका Q डैश अगर है तो कुल आवेश Q1 प्लस Q2 बाई 2। Q1 Q2 दोनों कितना है? Q प्लस Q बाई 2 बराबर हो जाएगा 2Q बाई Q। Q से सॉरी बाई 2 हो जाएगा, 2 से काट दें, बचेगा Q। यानी अब भी दोनों पर आवेश की मात्रा कितनी होगी? Q होगी। आगे लिख लेंगे, स्पर्श कराने के बाद प्रत्येक गोले पर आवेश की मात्रा आप जानते हैं स्टूडेंट्स क्या होता है? अभी हम पिछले वाले लेक्चर में बताए थे कि दो कुल आवेश बटे पिंडों की संख्या, निकाय की संख्या, ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 बाई 2, और दोनों पर समान आवेश है Q प्लस Q बाई 2, या हो जाएगा 2Q बाई 2, 2 से काट दे हो जाएगा Q। अतः अब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना होगा? हम मानते हैं F2 है, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q है ही है, Q डैश हो जाएगा, Q होगा Q इंटू Q बाई R/2 स्क्वायर, स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्या लिखा था? F1 बराबर था, ये होगा आपका Q इंटू Q बाई R स्क्वायर, या Q स्क्वायर बाई हो जाएगा R स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा? F2 बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 दूनी 4 ऊपर चला जाएगा, यहाँ हो जाएगा 4 Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं 4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई R स्क्वायर, या F2 बराबर हो जाएगा आपका, F2 बराबर होगा, इतनी की जगह हम F1 लिखे हैं, ये हो जाएगा 4F1। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, F2 बराबर होगा 4F1, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया? अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3,
परमाणु के मध्य स्थित इलेक्ट्रॉन मध्य स्थित एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। के बीच लगने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए, जबकि R का मान दिया है, जबकि R बराबर दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, लगभग 1 एंगस्ट्रॉम है। सॉल्व करें इसको, बहुत आसान है। यह है आपका Q1, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, और Q2 बराबर होगा 1.6 × 10⁻19 कूलाम। स्टूडेंट्स, फोर्स निकालने में हम केवल मैग्नीट्यूड रखते हैं, उसका साइन नहीं रखते हैं। साइन सिर्फ ये बताता है कि यह जो विद्युत बल है यह अट्रैक्शन का है अथवा रिपल्सन का है। आर का मान दिया है 1 एंगस्ट्रॉम। आप जानते हैं 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब हो गया 10⁻10 मीटर। तो बल यह बराबर क्या हो जाएगा? यह बराबर होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R², या यह बराबर हो जाएगा 9 × 10⁻9 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 1.6 गुणे 10⁻19 गुणे 1.6 गुणे 10⁻19 बटे 10⁻10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करें हम। यह बराबर होगा 9 × 10⁻9। पहले तो सारी घात को हम इकट्ठा कर लें। इसको हम 16 9 144 एक अंक पे दशमलव लगा दें। गुणे 1.6 कर दें, गुणे 19 और 19 हो गया 38। इसको हम ऐसे लिख दें, गुणे 10⁻38 और ये 10⁻20 हो जाएगा, प्लस 20 ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर +9 है, यानी यह बराबर आपका हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो यह बराबर हो जाएगा 16 चौक 64 की 4 और 6 70 और 16 एकम 16 और 7 23। 1 1 2 अंक पे दशमलव लगा दें, गुणे 10 हो जाएगा 29। 38 में से 29 घटाएं, कितना होगा? 9 -9, यानी ये हो जाएगा आपका, यह बराबर हो जाएगा 2.304 × 10⁻9 का मतलब हम लिख दें, ये इधर आएगा तो ऋण 8 हो जाएगा। ये इधर आएगा अगर, ये हो जाएगा ऋण 8 न्यूटन। स्टूडेंट इसको नोट कर लें।